अभी हम इस समय हैं डॉक्टर रॉबर्ट एक्का जी के पास। डॉक्टर रॉबर्ट एक्का जी नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके साथ ही डॉक्टर साहब नेशनल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर भी हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब से हेपेटाइटिस के साथ ही कोरोना कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बात करेंगे और हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब से जो जानकारी मिलेगी वह हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। डॉक्टर साहब, न्यूज़ फॉर एशिया में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कोरोना की को लेकर के वर्तमान सिचुएशन कोरोना की को लेकर आपका वर्तमान में भारत में जो परिस्थिति है वो काफ़ी कंट्रोल में है। पहले तो 1 लाख के ऊपर केस हुआ करते थे प्रतिदिन का, लेकिन अभी 15,000 से आसपास है। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी कम हो गया है और लोगों की हॉस्पिटल में भर्ती होने की संख्या भी काफ़ी कम हो गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब लोग मास्क पहनना छोड़ दे व परहेज करना छोड़ दे। अभी भी मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, दूरी दूरी बनाए रखनी है। लेकिन हमें और ज़्यादा मतलब वो करना है, दूरी बनाए रखना है। और हमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं, क्योंकि अब वैक्सीन जेहेतु आ गया है तो हमें इस बात से अब थोड़ा उतना डर। ये कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया कहते हैं और अभी जो 2 तरह की वैक्सीन की बात हो रही है, 2 तरह की वैक्सीन बन रही है कहते हैं। हालांकि अभी यह केवल स्वास्थ्य कर्मियों को लग रही है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर आप कुछ जानकारी। वैक्सीन भारत में 2 प्रकार की आई हैं, लेकिन एक्चुअली इंडिया मैंने यूएसए में और यूरोपियन कंट्रीज में जो वैक्सीन लगी जा रही है वो फाइजर की है, बायोटेक, जिसकी एफिकेसी 95% है। अर्थात 100 में 95 लोगों को यदि 2 डोज मिल जाती हैं तो 95 लोगों को कोरोना होने के चांसेस ना के बराबर है। लेकिन भारत में जो वैक्सीन है जो कि कोविशील्ड है, उसकी एफिकेसी जो है वो 80% है। अर्थात 100 में 80% लोगों को नहीं होगी। और जो कोवैक्सीन जो भारत में बनाई जा रही है भारतीय कंपनी के द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा, उसका डाटा अभी तक आया नहीं, उसका एफिकेसी डाटा नहीं आया है। लैब में जो भी हुआ है उसमें दिखाया गया कि उससे इम्यून जनरेट होता है, लेकिन ट्रायल फेज 3 ट्रायल अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन भारत सरकार का मानना है कि जिस प्रकार कोविशील्ड इफेक्टिव है उसी प्रकार कोवैक्सीन भी इफेक्टिव है। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी वैक्सीन हो आप ले लीजिए, क्योंकि पूरे जनता 100% वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती है। यदि हम देखें हार्ड इम्यूनिटी की बात हम करते हैं तो उसमें यदि 60% व्यक्ति भी इम्यून हो जाता है तो उसमें वायरस का फैलना ना के बराबर हो जाता है। तो इसलिए यदि हम कोवैक्सीन लगाएं या कोविशील्ड लगाएं, तो वो कोई भी लगाए, यदि हम लगभग 80 से 90% जनसंख्या को कवर कर देते हैं तो ये वायरस के फैलने की चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। क्या कॉमन पीपल को वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए जब शुरू हो जाए सबके लिए? तो जरूर, जिस प्रकार हम दूसरे वैक्सीन जैसे लगाते थे, स्पेशली उत्तर बंगाल में जो यहाँ पर जापानीज एन्सेफेलाइटिस जिस प्रकार फैल रहे थे, उसके लिए हमने जो वैक्सीन लगाया था वो चाइना का वैक्सीन था। उसका ना तो कोई स्टडी था ना एफिकेसी था, लेकिन फिर भी हमने लगाया, क्योंकि एक बार जापानीज एन्सेफेलाइटिस होता है तो बचने के चांसेस 99% नहीं रहता है। तो फिर भी जब हम उसको लगा सकते हैं तो ये वाला वैक्सीन हम क्यों नहीं लगा सकते, जो कि सेफ और काफ़ी इफेक्टिव है। तो मैं यही कहूँगा कि जब वैक्सीन आपको मिल रहा है तो आप जरूर लगाएं। आपने इंसेफ्लाइटिस की बात की, कहते हैं 2005 में इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप बहुत ज़्यादा था, खास करके ईस्ट यूपी में, और उसमें बिहार और तो नेपाल से जिलों के तमाम पेशेंट बच्चे आते थे कहते हैं। इंसेफ्लाइटिस में एक था कि जो इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चा ठीक होने के बाद भी शरीर से बहुत स्वस्थ नहीं रहता था, और उन लोग के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बनाया गया था कहते हैं इसका। तो क्या कुछ इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? गोरखपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब एंसेफेलाइटिस का प्रकोप अभी भी है, पहले भी था, वहां पर ज़्यादातर बच्चों को इफेक्ट कर रहा था। लेकिन ये उत्तर बंगाल में है कि बड़ों लोगों को इफेक्ट कर रहा था। पूरे देश मैंने पूरा विश्व में बच्चे इफेक्टेड होते थे, लेकिन यहाँ एकमात्र उत्तर बंगाल में जहाँ पे एडल्ट ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे थे, वयस्क लोग इफेक्ट हो रहे थे। तो जब पश्चिम बंगाल सरकार ने वैक्सीनेशन चलाया तो हम देखते हैं कि काफ़ी संख्या कम हो गई है।
पहले हमें हर सप्ताह 10 से 12 मरीज मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ करते थे, तो ठंड के महीनों में। अब हम अभी देखते हैं कि पिछले नवंबर से अभी तक हमारे पास हर 1 या 2 पेशेंट भर्ती हुआ है जापानीज एंसेफेलाइटिस का। ये सब हमारा मानना है कि ये वैक्सीनेशन के द्वारा हुआ है। तो जब वैक्सीनेशन के द्वारा हम जापानीज एंसेफेलाइटिस जैसे मारात्मक रोग को हम रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम आशा रखते हैं कि हम कोरोना को भी कर सकते हैं। क्योंकि एंसेफेलाइटिस दिमाग को अफेक्ट करता है, दिमाग में प्रभाव डालता है। उस वजह से जो हमारे सेंटर है, हाथ पैर चलाने का, देखने का, ये सब डैमेज हो जाता है। तो भले ही पेशेंट बच भी जाता हो, मरीज बच भी जाता है एंसेफेलाइटिस से, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है, जो सिक्वेली होता है, वो काफ़ी डेंजरस होता है और पेशेंट सब समय कोई ना कोई प्रकार का विकलांगता ये प्रैक्टिस भी काफ़ी खतरनाक है कहते हैं। लेकिन एक ही मैं उसमें और जानना चाहूँगा कि जो आपने जैसे गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की, वहाँ इंसेफ्लाइटिस फैलने का मेन रीजन बताया जा रहा था कि पिग, कि सुअर को काटा, मच्छर यदि बच्चे को काट लिया तो इंसेफ्लाइटिस। बड़ों में से नॉर्थ बंगाल में ये अभी भी बहुत ही विस्मयकारी कारण है कि यहाँ पर केवल वयस्क लोगों में ज़्यादा क्यों हो रहा है। कई सारे रिसर्च वगैरह करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई सही जवाब और सही हल नहीं निकल पाया है कि यहाँ पर वयस्क लोग क्यों अफेक्टेड हो। एक सवाल सर और आपसे जानना चाहेंगे कि यदि कोई वैक्सीन और भी आती है बाजार में, या कोई ऐसी वैक्सीन है क्या जो जब जनरल वैक्सीनेशन शुरू हो जाते हैं और लोगों को मिलना शुरू हो, जो 2 वैक्सीन पर नहीं है, उसके अलावा भी कुछ है क्या जो वैक्सीन ले सकते हैं पहले? ये जो 2 वैक्सीन के बारे में जो बात करूंगा वो काफ़ी पहले से है और इसकी इफेक्टिविटी, सेफ्टी डाटा सब मौजूद है। उसमें पहला नंबर वैक्सीन है न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल एक प्रकार का जीवाणु है जो हमें निमोनिया करता है, स्पेशली बड़े लोगों में। और यदि बड़े लोगों में, वो वयस्क लोगों में, जैसे सीनियर सिटीजन हुए, उनमें यदि न्यूमोकोकल के द्वारा निमोनिया होता है तो वो जानलेवा होता है। ज़्यादातर मरीजों को भर्ती करना पड़ता है और वो भी आईसीयू में। तो यदि हमारे पास जब इफेक्टिव वैक्सीन है न्यूमोकोकल का वैक्सीन, तो हमें उसको जरूर लगाना है। 3 साल में एक बार न्यूमोकोकल का वैक्सीन जरूर लगता है। तो इसलिए पहले नंबर है कि जितने भी सीनियर सिटीजन हो, स्पेशली जो डायबिटीज के मरीज हो, उनको न्यूमोकोकल का वैक्सीन अवश्य लगाना है। दूसरी वैक्सीन है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। हम देखते हैं हर ठंड महीने में सभी को सर्दी बुखार हो जाता है, कोई सर्दी बुखार की वजह से भी हॉस्पिटल में एडमिशन होना पड़ता है। तो हर सितंबर अक्टूबर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंजा, कौन प्रकार का इन्फ्लुएंजा, चाहे वो H1N1 हो, वो H5N1 हो, कौन से स्ट्रेन का वैक्सीन लगेगा वो हमें बता देता है और वो उसके 1 महीने बाद ही मार्केट में आ जाता है। तो हर साल हमें इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हमें लगाना है। यानी कहते हैं जो बुजुर्ग हैं और जिनको डायबिटीज है, उनको निमोनिया का वैक्सीन ले लेना चाहिए। हाँ, अवश्य न्यूमोकोकल का वैक्सीन हर 3 साल में लगा लेना चाहिए। और जनरली कहते हैं जिनको सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है, कहते हैं उनको आप बता देंगे इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लेना चाहिए। हाँ, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन ले लेना है। अरे एक और सवाल आपसे था कि सरकार एक स्वास्थ्य साथी कार्ड दे रही है, इसका लाभ क्या है और इसका प्रयोग कैसे लोग करेंगे? केंद्र सरकार के तरफ से पहले मैंने आरएसबीआई कार्ड था, उसके बाद आयुष्मान भारत आया है। उसी प्रकार हम राज्य सरकार की तरफ से स्वास्थ्य साथी कार्ड हम देखते हैं। इस स्वास्थ्य साथी कार्ड में पूरा फैमिली को 5 लाख तक का रुपया का इंश्योरेंस दिया गया है। हम भारत सरकार ने पहले जब 10 साल पहले जब पर्यवेक्षण किया था, स्टडी किया था, तो उसमें देखा गया कि गरीब लोग जो कि गाँव में, देहात में रहते हैं, उसमें से यदि कोई सीरियसली यदि हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो 1/4 लोगों को अपना घर व जमीन बेचना पड़ता था। तो ये एक जो सिचुएशन था, ये जो समस्या थी, बहुत ही विकराल समस्या था कि किसी को घर बेचना पड़ता हो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने लोगों को इलाज करने के लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये इंश्योरेंस करना शुरू किया कि सरकार की तरफ से इंश्योरेंस किया जाएगा और उसका फ़ायदा लोगों को सरकारी अस्पताल में भी होगा और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। हम देख सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, कई सारे मेडिकल कॉलेज में कई सारे चीज़ें, मतलब ऑपरेशन नहीं होती है, या फिर कोई दवाई नहीं होती है, या कोई फिर इम्प्लांट नहीं होता है। तो यदि जिनके पास भी वो कार्ड हो तो
तो हॉस्पिटल उस इम्प्लांट को, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हड्डियों का इम्प्लांट हो या उस दवाई जो कि एक एक दवाई 30-40 हज़ार की आती है, वो कार्ड होल्डर को खरीद के देती है। हॉस्पिटल के पास यदि खुद का फंड ना हो तो वो नहीं खरीद पाती है, लेकिन यदि उनके पास कार्ड हो तो इंश्योरेंस के द्वारा, वो कार्ड के द्वारा वो उन महंगी महंगी दवाइयाँ और महंगे महंगे इम्प्लांट खरीद के दे पाती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि यदि उसके पास कार्ड हो तो हर प्रकार का जो टेस्ट, महंगा टेस्ट जो हॉस्पिटल में भी ना होता हो, वो बाहर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, बाहर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर है, उनके साथ टाई अप होता है और वो महंगा टेस्ट भी जो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होता वो फ्री में हो जाता है। तो इसमें पेशेंट को ना केवल ट्रीटमेंट ही बल्कि इन्वेस्टिगेशन भी, दवाइयाँ भी, इम्प्लांट भी फ्री में होता है। और इसके बावजूद यदि वो ट्रीटमेंट यदि उस हॉस्पिटल में ना हो तो वो कार्ड से वो दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाकर, जहाँ पर वो हॉस्पिटल एम्पेनल्ड है, वहाँ जाकर ये 5 लाख तक का इलाज जो है स्वास्थ्य कार्ड से जो है, साथी कार्ड से आपको फ्री में होगा कहते हैं। हाँ। उसमें जो भी जांच हो, ऑपरेशन हो या कोई अंग प्रत्यारोपण हो, सब कुछ 5 लाख में तक आप करा सकते हैं। ये स्वास्थ्य, ये जो साथी कार्ड है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, किसको ये मिलता है? अभी जो पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है कि जिनके पास गवर्नमेंट इंश्योरेंस नहीं है, अर्थात यदि कोई रेलवे का हो तो रेलवे का इंश्योरेंस है, स्टेट बैंक का हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंश्योरेंस है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो उनको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है। इसके बाद जिन लोगों के पास, आम जनता, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, जिनके पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं है वो कोई भी लोग इंश्योरेंस करा सकते हैं। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक तरह से नहीं पाएंगे, लेकिन तमाम प्राइवेट कंपनियां भी जो है अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करती हैं और उनको कैशलेस कार्ड देती हैं कहते हैं ट्रीटमेंट के लिए। वो इसके लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं? सरकार कहती है कि जिसके पास भी कोई प्रकार का इंश्योरेंस हो, हाँ, वो नहीं कर वो नहीं पाएंगे। कर सकता है कहते हैं। अरे इसका प्रयोग कैसे करेंगे लोग? मानिए मैं एक स्वास्थ्य साथी कार्ड होल्डर हूँ कहते हैं और मुझे तत्काल जरूरत है अभी, तो मुझे अस्पताल में जाने पर क्या? अस्पताल में जाके यदि आपको डॉक्टर साहब भर्ती लिखते तब भर्ती हो जाते हैं। उसके बाद भर्ती के यूजली जहाँ पे एडमिशन काउंटर होता है उसके बगल में ही वो स्वास्थ्य साथी का काउंटर होता है, तो वहाँ पर कार्ड दिखाना होता है और वो एडमिशन पेपर दिखाना होता है। तो वो एडमिशन पेपर में कार्ड का नंबर इम्पैनल्ड हो जाता है और उनका नाम उस हॉस्पिटल के रजिस्ट्री में उठ जाता है। तो उसके बाद वहाँ पे जो नंबर होता है, उस नंबर के अनुसार डॉक्टर साहब देखते हैं कि जिनके पास वो कार्ड है, जो हॉस्पिटल में जो मेडिसिन से वो जो इन्वेस्टिगेशंस नहीं होते हैं वो सब बाहर से लिख के देते हैं, तो वो उस काउंटर में जाके उनको बताना होता है, तो काउंटर वाले ही सब हेल्प कर देते हैं। ये आपसे आखिरी सवाल करेंगे। आप तो नोडल ऑफिसर हैं नेशनल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के, तो इस प्रोग्राम के बारे में कुछ जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे। हम देखते हैं कि किस प्रकार जो स्टडीज़ किए गए थे स्पेशली बंगाल में, जहाँ पर ट्राइबल्स थे अंडमान निकोबार में, वहाँ देखा गया कि अंडमान निकोबार के कुछ ट्राइब्स थे, उनमें 70% पॉपुलेशन को या तो हेपेटाइटिस बी था या फिर हेपेटाइटिस सी था। मेदिनीपुर में पश्चिम बंगाल में जहाँ पर स्टडी किया गया तो वहाँ पर देखा गया कि 13% लोग हेपेटाइटिस बी व सी से ग्रसित है। और जो भारत सरकार का जो सर्वे किया गया तो उसमें देखा कि 3 से 4% पॉपुलेशन हेपेटाइटिस बी और सी से ग्रसित है। तो ये हेपेटाइटिस बी और सी क्या है? ये एक प्रकार का जीवाणु है जो कि केवल लीवर में रहता है और काफ़ी लंबे समय अरसे तक ये लीवर में रहता है, लेकिन पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आता, अर्थात उसके कोई लक्षण नज़र नहीं आते हैं। और जब लक्षण नज़र आते हैं तब तक बहुत डैमेज हो जाता है लीवर, तब लीवर फेल हो जाता है, उसका लीवर कैंसर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो जेहेतु 3 से 4% का आंकड़ा है, अर्थात यदि हम 130 करोड़ जनसंख्या को देखें तो मतलब भारत में 3 से 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी व सी से ग्रसित हैं। तो इसी के मद्देनज़र भारत सरकार ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया कि जिसमें हर व्यक्ति को, चाहे वो पेशेंट भर्ती हो रहा हो, चाहे वो डिलीवरी कराने जा रहा हो, डायलिसिस कराने जा रहा हो, सारे मरीजों का हेपेटाइटिस बी और सी का रैपिड टेस्टिंग किया जाएगा।
और यदि रैपिड टेस्टिंग में पॉजिटिव आता है तो उनका वायरल लोड किया जाएगा, जो कि बाहर यदि हम देखते तो 5.5 से 6.5 हजार रुपये का खर्च आता है, तो वो चीज़ सरकार फ्री में दे रही है। उसके बाद जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है हेपेटाइटिस सी का 3 से 6 महीने का कोर्स है, जिसका खर्चा लगभग 50 से 60 हजार रुपया आता है दवाई का, वो भी सरकार ने फ्री से मुहैया कराया हुआ है। और हेपेटाइटिस बी का लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलता है, तो उसकी भी दवाइयाँ पर महीना 1400 से 1500 की आती है, वो भी सरकार ने फ्री में मुहैया किया हुआ है। तो ये सारा फैसिलिटीज अब हमारे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में सोमवार और बृहस्पतिवार हमारा ओपीडी होता है 18B नंबर में। तो यदि कोई भी पेशेंट हेपेटाइटिस बी व सी से पॉजिटिव आता है तो वो हमारे ओपीडी में आ सकते हैं और मुफ्त में उनका इन्वेस्टिगेशन और मुफ्त में इलाज हो जाता है। ये हेपेटाइटिस बी को इलाज की तो बात हो गई, लोग बचे कैसे कि इनको ये वायरस ना हो और ये वायरस उनके शरीर में ना आए, वो संक्रमित ना हो? ये हेपेटाइटिस बी और सी वायरस उसी तरह फैलते हैं जिस प्रकार HIV फैलते हैं, अर्थात यदि माँ संक्रमित हो तो उससे बच्चे को संक्रमित होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब डिलीवरी के द्वारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा यूजुअली आजकल तो हम लोग सारे हेपेटाइटिस बी और सी का चेकिंग करते हैं ब्लड का, लेकिन यदि पहले ज़माने में जब चेक ना किया गया था तो उसमें होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और तीसरा कारण है यदि कोई नीडल, यदि हेपेटाइटिस बी का पॉजिटिव पेशेंट है उससे यदि हम ड्रग्स वगैरह लेते हैं, नीडल का व्यवहार करते हैं, तो उससे हेपेटाइटिस बी और सी पॉजिटिव हो सकते हैं। और तीसरा है यदि हम हमारा जो मल्टीपल पार्टनर हो या फिर हमारा दूसरे संबंध हो, तो उसके द्वारा भी यदि किसी पॉजिटिव पेशेंट के साथ हम संबंध रखते हैं तो उससे भी पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन 4 कारणों के द्वारा हम पॉजिटिव पाए जाते हैं। जेहेतु इनका कोई लक्षण नहीं शुरू में नजर आता है तो इसलिए हमें नहीं मालूम पड़ता कि हम हेपेटाइटिस बी और सी से ग्रसित है। ये सब रूटीन चेकअप में पकड़ में आता है। देखिए डॉक्टर साहब ने हम लोग को कोरोना वैक्सीनेशन, साथ ही हेपेटाइटिस और इंसेफ्लाइटिस, ये चारों चीज़ों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब द्वारा दी गई जानकारी हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं लक्ष्मीकांत दुबे, कैमरामैन अमन राय के साथ। यदि आप यह इंटरव्यू डॉक्टर साहब का हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।